सो हेलो वंती विशाल जौहरी और ये अपने अप्पा ब्रदर्स का आखिरी वीडियो जो है पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 में पूरा एक्सप्लेन करा था अप्पा ब्रदर्स का डेफिनेशन, कॉज, इसका पूरा मॉर्फोलॉजिकल फीचर। पार्ट 2 में पूरे मैकेनिज्म, वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ समझाया यार, एक्सट्रिंसिक क्या इंट्रिंसिक क्या। ये अपना आखिरी पार्ट है जिसके अंदर एक अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंस बिटवीन बता रहा हूं। यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट में आता है, कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा और सारे नोट्स के स्क्रीनशॉट भी दूंगा वीडियो के एंड में। और उससे पहले एक और चीज आपके लिए बोलना चाहूंगा, एक खुशखबरी आपके लिए। आप मेरा ऐप डाउनलोड करें, इसका नाम है जौहरी एमबीएस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। क्यों? सेकेंड ईयर की सारी पीडीएफ्स, मतलब सारे आईएमपी टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स, चाहे वो बुक की पीडीएफ हो, फ्री में मेरे ऐप पे आपको मिलेगी, मेरे प्रोडक्टिव पैथोलॉजी के कोर्स में। उसके अलावा सिस्टमिक पैथोलॉजी की जो वीडियो है वो भी फ्री में आपको मैं उसके अंदर दे रहा हूं। मेरे सिस्टमिक पैथोलॉजी के 2 चैप्टर फ्री कर दिए हैं लंग्स के। सो आप जाके खत्म कर सकते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी भी। मैंने पूरा कोर्स ऐसा डिजाइन करा है कि 30 दिन में आप पूरा पैथोलॉजी खत्म कर लोगे। सो डाउनलोड करो मेरा ऐप फॉर द बेस्ट वीडियो यू एवर सीन इन योर लाइफ। चलिए, अब ये ऐसे टेबल के फॉर्म में आपको बनाना है। मैं आपको पहले एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि अपोप्टोसिस में किस तरीके से चीजें हो रही थी। देखो, अपोप्टोसिस में क्या हो रहा था? अपोप्टोसिस क्या है? अपोप्टोसिस का मतलब ये है प्रोग्राम तरीके से एक सेल डेथ होना। मतलब डीएनए, जैसे एक सेल का डीएनए डैमेज हो जाता है तो सेल खुद ही अपने आप को मार लेता है, तो ये प्रोग्राम सेल डेथ है। ये नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल में क्या होता है? सबसे पहले शुरुआत होती है इसके जो न्यूक्लियस है ना, उसको अपन तोड़ते हैं। तो सबसे पहले अपन एक सेल का जो न्यूक्लियस है उसको छोटे छोटे हिस्सों में अपन तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद क्या होता है ना, अपन क्या करते हैं, अगर अपने सेल को अपन को मारना है, अपोप्टोसिस करवाना है, तो अपन सेल के अंदर एक एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? इसके न्यूक्लियस को तोड़ता है फ्रेगमेंट में। उसके अलावा अपन क्या करते हैं, अपन एक सेल का जो दूसरे प्रोटीन होते हैं साइटोस्केलेटन, उसको भी तोड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेल जो है साइज में छोटा होता है। तो याद रखना, अपोप्टोसिस में सेल साइज में छोटा होता है, सेल श्रिंक करता है। नेक्रोसिस में सेल फूलता था, सेल में स्वेलिंग होती थी। फिर क्या हो रहा है, अब यहां पे डीएनए तो अपना टूट ही रहा है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में। डीएनए के टूटने के अलावा क्या होता है, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो बाहर की तरफ इसे बल्ज आउट करती है। इसको अपन बोल देते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन की बेबलिंग। अब जाहिर सी बात है ना, अब जैसे ही सेल का साइटोस्केलेटन टूटा तो सेल का जो एक स्ट्रक्चर है ना वो भी टूट जाता है। साइटोस्केलेटन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल का स्ट्रक्चर बनाता है स्पाइरिकल। जैसे अपन ने स्केलेटन तोड़े, सेल का पूरा स्ट्रक्चर टूटने लगा। मान लीजिए आपके घर में बहुत बड़ा टेंट लगा है, घर के बाहर शादी वादी का फंक्शन है, एक टेंट लगा है। टेंट प्रॉपर क्यों लगा रहता है? क्योंकि इसमें 4 पिलर होते हैं। अब जैसे मैं पिलर तोड़ दूंगा तो क्या होगा, पूरा टेंट गिर जाएगा ना। सेम सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है साइटोस्केलेटन से। जैसे ही साइटोस्केलेटन टूटेगा, सेल का स्ट्रक्चर पूरा टूटने लगेगा और सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो टूटेगी और उसमें ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, उसे अपन बोलेंगे बेबल्स। तो सेल के सेल मेम्ब्रेन ऐसे बेबल बनने लगेंगे, सेल मेम्ब्रेन ऐसे बल्ज आउट होगी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, साथ में न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट भी होते हैं। फिर आप देखो दूसरा स्टेप क्या था, पूरी न्यूक्लियस जो है वो टूटने लगी, न्यूक्लियस पूरे टूटने लगी, साथ में बेबल्स और बनने लगे। बाद में ये जो सेल मेम्ब्रेन में जो बेबल्स बनते हैं ना, वो पूरे ही ऐसे टूट जाते हैं टुकड़ों में, उन्हें अपन बोलते हैं अपोप्टोटिक बॉडी। बाद में मैक्रोफेज इसको खा जाते थे। तो ये जो मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म बताया ना, ये पूरा अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म था। याद रखने वाली आपकी बात क्या है कि यहाँ पे सेल फूलता नहीं है, सेल श्रिंक होता है, साइज में छोटा होता है। डीएनए इसके अंदर छोटे छोटे हिस्सों में टूटते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस जो है वो एंजाइम एक्टिवेट होता है। उसके अलावा एक और चीज खास बात इसकी क्या है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, एक सिंगल सेल ही मरता है। अपोप्टोसिस देखो जाहिर सी बात है ना, जब भी देखो अगर कोई इंसान भी सुसाइड करता है वो क्या करेगा, खुद ही जाएगा पंखे से लटकेगा सुसाइड कर लेगा, सिंगल इंसान ही मरेगा। सेम जब भी सेल में अपोप्टोसिस होता है तो एक सिंगल सेल ही मरता है, आसपास के सेल नहीं मरते। लेकिन जब मैं आपको नेक्रोसिस पढ़ाऊंगा, सेल नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल खत्म हो जाता है। जब भी सेल खत्म होता है ना, वो सुसाइड नहीं कर रहा, सेल के अंदर दिक्कत है तो सेल पूरा खत्म हो रहा है, फट टाइप रहा है। जैसे कि एक आतंकवादी जब फटता है तो वो आसपास के लोगों को भी लेके मरेगा ना, सेम जब नेक्रोसिस में क्या होता है, एक सेल पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पहले सेल फूलेगा, फूले के कारण क्या होगा ना, सेल के अंदर के जितने भी डाइजेशन एंजाइम वो बाहर निकलेंगे,
वो आसपास के सेल को भी मार देते हैं। सो अपोप्टोसिस में एक सिंगल सेल मरता है, नेक्रोसिस में क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मरते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक सेल नेक्रोसिस कैसी होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। देखो क्या होता है ना, सबसे पहले इन सब की शुरुआत होती है, ये एक नॉर्मल सेल है। अब क्या होता है ना, सबसे पहले सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो खराब हो जाती है। कैसे, अब होता है क्या है, एक नॉर्मल सेल को बहुत टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिली है, मतलब कि वो किस कंडीशन में है, वो अपनी है परसिस्टेंस इस्चीमिया के कंडीशन में। जब भी एक सेल को बहुत देर तक ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, मतलब टिश्यू को बहुत देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन की कमी को अपन बोलते हैं इस्चीमिया। जैसे ही टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती ना, एक अपना सेल क्या करता है, देखो सेल को तो एक चीज करनी है, एटीपी बनानी है भाई जिंदा रहने के लिए। अगर सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगी, वो एनएरोबिक तरीके से एटीपी बनाएगी। तो जैसे ही टिश्यू के लेवल पर इस्चीमिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, अपने सेल के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए एटीपी अपन बनाते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्रोसेस कम होती है, जिसके कारण एटीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो कम हो जाते हैं सेल में। जैसे ही एटीपी के मॉलिक्यूल कम होते हैं अपने सेल के अंदर, क्या होता है, एटीपी के मॉलिक्यूल जैसे कम होते हैं ना अपने सेल में, अपने सेल के अंदर एक मैकेनिज्म चलता है एटीपी के जरिए, उसे बोलते हैं सोडियम पंप। सोडियम पंप बंद हो जाता है। जैसे ही सोडियम पंप बंद होते हैं ना, अपने सेल के अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा अंदर घुसने लगता है। याद रखना, ये पूरा मैंने आपको बताया था, जैसे ही सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला, बिना ऑक्सीजन के सेल एटीपी नहीं बना पा रहा। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए अपना सेल ऑक्सीजन को लेकर एटीपी बनाता था, ये प्रोसेस कम होगी, सेल में कम होगा एटीपी। जैसे ही सेल में एटीपी कम होगा, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल की सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे पंप होते हैं जो सेल के अंदर आयन मेंटेन करके रखते हैं। उनमें से एक पंप है सोडियम पंप। बिना एटीपी के, बिना एनर्जी के सोडियम पंप भी बंद हो जाएगा। जैसे कि घर में होती है पानी का पंप, मोटर होती है ना पानी के मोटर, पानी के मोटर में इलेक्ट्रिसिटी दो तो पानी ऊपर फेंकता है, वैसे ही सेल में सोडियम का पंप, एटीपी दोगे तो पंप चलेगा, नहीं दोगे तो पंप नहीं चलेगा। जैसे ही सोडियम पंप बंद हुए, जैसे ही सोडियम पंप बंद होते हैं ना, तो अपने सेल के अंदर कैल्शियम अंदर आने लगता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। जैसे ही एक अपने सेल में कैल्शियम बहुत ज्यादा आ जाता है तो क्या होता है, कॉमन सेंस वाली बात करेंगे ना, मैंने आपको बताया था अपोप्टोसिस में सेल छोटा होता है, सेल श्रिंक होता है। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल सूजता है, सेल जो है मोटा हो जाता है, स्वेल होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम घुसता जा रहा है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अब खराब होने लगी, सेल के अंदर कैल्शियम घुसेगा। कैल्शियम बहुत ही खतरनाक आदमी है यार। कैल्शियम जैसे सेल के अंदर आता है ना, सेल के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको एक्टिव कर देता है। तो सेल के अंदर एक अपना रहता है फोस्फोलिपेज, वो एक तरीके का एंजाइम है जो फोस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करेगा। तो सीधा कैल्शियम जैसे अंदर आया, फोस्फोलिपिड एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर सेल की सेल मेम्ब्रेन जो है डैमेज करते हैं। जैसे ही एक सेल की सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया उन सबकी सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, जिसके कारण सारा साइटोप्लाज्म जो है बाहर की तरफ लीक होने लगता है। सेम प्रोटीज एंजाइम क्या करेगा, साइटोस्केलेटन को डैमेज करेगा, सेल मेम्ब्रेन में इंजरी आएगी। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को डैमेज करेगा, है ना। और सेल के अंदर ना कुछ थैलियां प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोल देते हैं लाइसोसोम की थैली। इन थैली के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, ये थैली भी टूटेगी तो सारे डाइजेशन वाले एंजाइम भी निकलने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पूरी टूट रही है, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम ना सेल के बाहर निकलेंगे और आसपास के सेल को भी खराब करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखो चीजें कैसे हो रही हैं। अब सेल नेक्रोसिस में देखो मैंने क्या पढ़ा था, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस में क्या हो रहा था, डीएनए जो था छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा था, इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। लेकिन जब अपन नेक्रोसिस करवाते हैं उसमें क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण, और बहुत सारे एंजाइम होते हैं उनके कारण क्या होता है, एक नॉर्मल न्यूक्लियस पहले साइज में छोटा होता है, न्यूक्लियस कंडेंसेशन को अपन बोल देते हैं पाइग्नोसिस। फिर न्यूक्लियस जो है छोटे छोटे उस समय टूटेगा, उसको अपन बोलेंगे कार्योरेक्सिस। एंड में टूटे हुए फ्रेगमेंट जो है डीएनए के, वो भी अपन गायब कर देंगे, वो भी डाइजेस्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं कार्योलाइसिस। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है अपने सेल नेक्रोसिस में। याद रखना सेल नेक्रोसिस में क्या होगा, ये थोड़ा अलग है, ये आप देखो।
सेल नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल जो है साइज में मोटा होता है, स्वेल होता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम भरा है। यहाँ पे आयन के डिस्फंक्शन के कारण सेल नेक्रोसिस हो रहा है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन टूटेगी, सेल के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बाहर निकलेंगे तो आसपास के सेल भी डैमेज होंगे। एम आई क्लियर? तो ये मैंने पहले आपको मैकेनिज्म थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है, अब मैं आपको टेबल पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। सो यूनिवर्सिटी में इस तरीके से टेबल बनेगी। सबसे पहले आपको लिखना है अपोप्टोसिस, एक तरफ आएगा नेक्रोसिस। तो सबसे पहले अपन डालेंगे फीचर, फीचर में लिखेंगे कॉज। अपोप्टोसिस क्यों हो रहा था, अपोप्टोसिस करने का कॉज क्या है, ऑफन फिजियोलॉजिकल ऑल्सो दे आर पैथोलॉजिकल। अपोप्टोसिस क्यों होता है, कितनी बार अपनी बॉडी खुद ही, मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपोप्टोसिस के कॉज बताए थे एम्ब्रियोजेनेसिस में, मेंस्ट्रुएशन में। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी अपने सेल सुसाइड करते हैं, बाकी बीमारियों में तो सेल मरती हैं। तो याद रखना अपोप्टोसिस जो है पैथोलॉजिकल बीमारी के कारण भी होता है और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी होता है। लेकिन नेक्रोसिस हमेशा याद रखना, नॉर्मली अपनी बॉडी नेक्रोसिस नहीं करती, सिर्फ बीमारियों में ही नेक्रोसिस होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन में। फिर बायोलॉजिकल इवेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटेगा विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, याद रखना अपोप्टोसिस क्यों हो रहा है, अपोप्टोसिस इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने डीएनए के अंदर डैमेज है जिसके कारण डीएनए छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूटेगा। नेक्रोसिस क्यों हो रहा है, नेक्रोसिस कॉज्ड बाय ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ आयन हीमोस्टेसिस। आयन मतलब कैल्शियम आयन, हीमोस्टेसिस मतलब नॉर्मल लेवल। अब जरूरत से ज्यादा अगर कैल्शियम आयन अंदर आने लगेंगे जिसके कारण आयन इंपेयरमेंट हो जाएगा सेल में और अपने सेल के अंदर डैमेज होगा। लाइजोसोम्स की बात करें, सेल के अंदर कुछ थैलियां होती हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसको बोलते हैं लाइजोसोम्स। एपोप्टोसिस में लाइजोसोम इफेक्ट नहीं होते, इंटैक्ट होते हैं। बट नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल फटता है, कैल्शियम के कारण क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। सेम तो लाइजोसोम थैली के भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी और सारा वो डाइजेशन करने वाले एंजाइम फैलेंगे, तो यहाँ पे लीकेज होगा लाइटिक एंजाइम्स का, ये कॉज हो गए। फिर अपन देखेंगे मॉर्फोलॉजी। एक्सटेंट की बात करें, एपोप्टोसिस में एक ही सेल मरेगा, सुसाइड हमेशा एक इंसान करता है। नेक्रोसिस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल मरते हैं। सेल का साइज देखें तो सेल रिड्यूस, जाहिर बात है सेल श्रिंक होता है एपोप्टोसिस में, साथ में डीएनए जो है फ्रेगमेंटेशन में डिवाइड होते हैं और बाद में बनती है एपोप्टोटिक बॉडी। नेक्रोसिस में एक सेल फूलेगा, सेल एनलार्ज होगा। सेल मेम्ब्रेन की बात करूं ना, याद रखना अपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन इनटेक रहती है, मतलब जब सेल टूटता है ना तो सेल एपोप्टोटिक बॉडी बनके टूटता है। लेकिन नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज होती है जिसके कारण एंजाइम बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन टूटती है नेक्रोसिस में। न्यूक्लियस की अगर अपन बात करें तो याद रखना अपोप्टोसिस में न्यूक्लियस फ्रैगमेंट में टूटती है। नेक्रोसिस में क्या होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस कंडेंस होगी, पाइग्नोसिस, फिर टूटेगी, कार्योरेक्सिस और एंड में पूरा गायब हो जाता है न्यूक्लियस, अपन पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको हो जाता है कार्योलाइसिस। फिर सेलुलर कंटेंट की बात करें, याद रखना अपोप्टोसिस में सेल के अंदर का कंटेंट खराब नहीं होता, अपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है। बट नेक्रोसिस में सेल के अंदर का कंटेंट डाइजेस्ट हो जाता है, यहाँ पे एंजाइमेटिक डाइजेशन दिखता है। इंफ्लामेशन की बात करें, याद रखना जब भी अपन अपोप्टोसिस कराते हैं तो इंफ्लामेशन नहीं होता आसपास, लेकिन नेक्रोसिस में इंफ्लामेशन हो सकता है, यूजुअली होता है। अगर अपन मरा हुए सेल का फेट देखें क्या होगा, इनडाइजेस्टेड बाय नेबरिंग सेल। क्या होता है ना, कितनी बार अपोप्टोसिस जब होता है ना तो सेल छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, अपोप्टोटिक बॉडी बन जाता है। कितनी बार ये अपोप्टोटिक बॉडी को मैक्रोफेज कर जाता है या इसके आसपास के जो सेल है ना वही इसके न्यूट्रिशन ले लेते हैं। लेकिन नेक्रोसिस में हमेशा मैक्रोफेज आके बचा कुचा हिस्सा खाएगा। फिर डीएनए इलेक्ट्रोलाइसिस, ये साइड में आपको फोटो भी दिख रही होगी। डीएनए इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसी मेथड है जिसके जरिए अपन डीएनए को एक मशीन में अलग अलग हिस्सों में फ्रैगमेंट करते हैं। ये एक तरीके की स्टडी वाली मेथड है। अब जब भी अपन एक अपोप्टोसिस होने वाले सेल का डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली टेक्निक यूज करेंगे तो अपन को क्या दिखेगा, एक पैटर्न दिखेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में, उसको बोलते हैं डीएनए लैडरिंग सीन। ये साइड में आपको फोटो भी दिख रही होगी, इस इमेज में आप क्लियर देख पा रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे दिख रहे हैं कैसा लग रहा है कि सीढ़ियां हैं, इन्हें बोलेंगे डीएनए लैडरिंग। नेक्रोसिस वाले सेल के अंदर जब अपन डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं
सो अपन को क्या दिखता है, एक स्मेयर दिखती है आपको, देखो आपको फोटो में दिख रहा होगा, स्पेयर मतलब एक स्लाइड जैसा बन रहा है। सो ये दो टॉपिक जो है ना, ये एमसीक्यू में आते हैं यार, एम्स वगैरह में, वाइवा में आपसे पूछते हैं सीधा, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस किस में दिखता है। जाहिर सी बात है ना, अपोप्टोसिस में क्या हो रहा है, डीएनए फ्रेगमेंट में टूट रहा है, तो डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी अपन को डीएनए लेटर्स में दिखेगा, फ्रेगमेंट्स में। और नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, डीएनए पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई उसके अंदर अपन को स्मेयर इफेक्ट दिखेगा। फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ टनल स्टेनिंग? टनल स्टेनिंग क्या है? टनल स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए अपन टूटे हुए डीएनए को स्टेन कर सकते हैं, उसके अंदर कलर डाल सकते हैं ताकि माइक्रोस्कोप में दिखे। अपोप्टोसिस में डीएनए फ्रेगमेंट में टूटता है, दैट इज व्हाई टनल स्टेनिंग जो है अपने अपोप्टोसिस में पॉजिटिव होता है लेकिन नेक्रोसिस में नेगेटिव होता है। एम आई क्लियर? इन दिस वे आपको डिफरेंस बिटवीन लिखना है सारी टेबल्स। सो अभी मैं आपको इनके सारे स्क्रीनशॉट दे देता हूं, उसके अलावा मेरे सारे नोट्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है यार। देखो मजदूर करते हैं मेहनत जबरन की, तुम स्मार्ट वर्क करो ना, तुम्हारा मैं मजदूर हूं, मैंने मेहनत कर ली, वीडियो बना रहा हूं, नोट्स बना दिए, नोट्स प्रिंट करा दिए, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है सब कुछ एक अच्छे सीनियर की तरह बता रहा हूं, बुक प्रिंट करके वेबसाइट में भी डाल दी, जाओ ऑर्डर करो, स्मार्ट स्टडी करो, 100% पास होने का है मेरा वादा, तुम पास होंगे क्योंकि नोट्स ऐसे हैं कि सारी चीजें इसमें लिखी है।